तो देखो हम अब वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि वेल्डिंग की क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारी हो सकती है, ठीक है। हमने कल वेल्डिंग को जाना बहुत अच्छे से कि यार वेल्डिंग क्या होती है। अब हम वेल्डिंग में यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे एक वेल्ड बना रखा है, ठीक है। ये कोई दो वर्क पीस थे या एक ही वर्क पीस में मैंने यहाँ पे आपको वेल्डिंग करके यहाँ पे दिखा रखी है। तो जो ये माना कोई दो इस टाइप के वर्क पीस थे, ये वर्क पीस हो गया एक, ये वाला, और ये वाला एक वर्क पीस हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बट वेल्ड बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बट ज्वाइन बना रहे हो। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे अब 5 mm, अगर 5 mm से थिकनेस कम है तो आप फिलर का यूज नहीं करोगे, और अगर थिकनेस ज्यादा है तो आप फिलर का यूज करोगे, ठीक है। तो जो ये जब आप लिक्विड मेटल को यहाँ पे पोर करोगे या जब आप वेल्डिंग करते हुए, ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी देखो कल हमने पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना, उसके बाद क्लासिफिकेशन को देखने के बाद अभी हम जो है ये पूरा का पूरा जो ये डिस्कशन करेंगे आर्क वेल्डिंग पे चल रहा है डिस्कशन, ठीक है। किस पे चलेगा, मैंने आपको बताया था ना पहले कि हम आर्क वाले पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो आर्क वाले पे क्या चल रहा है, हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन अभी चलने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ये वेल्ड बनाया है, तो जो ये यहाँ पे मैंने पोर्शन बनाया है इसको हम अगर यहाँ पे लिक्विड मोल्टन मेटल कुछ इस तरीके से पड़ा रहेगा तो इसका नाम होता है हमारा क्या, वेल्ड, वेल्ड पूल। कौन सा पूल, वेल्ड पूल, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है हमारा, वेल्ड पूल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लिक्विड मोल्टन मेटल रहेगा ना यहाँ पे तो वेल्ड पूल उसका नाम दे दिया। जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो मैंने यहाँ पे तो देखो यहाँ नीचे तक आ सकता है, ये नीचे तक रहता है, मान रहा हूँ कि नीचे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे आपने सपोर्ट दे रखा है, तो यहाँ की हम बात करते हैं तो ये उस तरीके का कुछ वेल्ड बनेगा। तो इसमें से जो ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस माना ये कुछ टी थिकनेस थी प्लेट की, ठीक है, ये प्लेट की टी थिकनेस थी। अब इस थिकनेस से जितना ये पोर्शन ऊपर उठा रहता है इसको हम बोलते हैं क्या, रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, रीइंफोर्समेंट। जो ये जो पोर्शन क्या है बाहर को प्रोजेक्टेड है इसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। क्या नाम दे दिया इसको हमने, रीइंफोर्समेंट। ये वाला पोर्शन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है हमारा, ठीक है। जो ये डेप्थ जहां तक, जैसे यहां पे ये यहां तक पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पे जो ये वेल्डिंग हो रखी है, वेल्डिंग की डेप्थ हमारी क्या है, ये डेप्थ टी, ये टी थी, ये कुछ टी डी है, ठीक है, टी डी है। तो ये टी डी लेस देन क्या है, यहाँ पे टी है ना। तो जितना डेप्थ तक ये पेनिट्रेट करेगा इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इस पोर्शन का नाम दे देते हैं हम क्या, पेनिट्रेशन। क्या दे दिया हमने, इसका पेनिट्रेशन। जरूरी नहीं है कि ये पेनिट्रेशन जो है ये टी के बराबर हो, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये पेनिट्रेशन क्या हो सकता है, टी से कम भी हो सकता है। हम माना हमने ये दो प्लेटें वेल्ड करी है, केवल यहीं तक ये वेल्ड हो पाया, जहां तक ये लिक्विड मोल्टन मेटल जो है वो इस थिकनेस के जितने भी पोर्शन तक ये पेनिट्रेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हमने दे दिया क्या, पेनिट्रेशन, ठीक है। इसका नाम हमने पेनिट्रेशन दे दिया, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स के बीच में, ये जो दो प्लेट्स हम वेल्ड कर रहे थे, इन दो प्लेट्स के बीच में जितना मिनिमम गैप रहेगा, इन दो प्लेट्स के बीच में जितना मिनिमम गैप रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रूट गैप। इसका नाम क्या दे देते हैं हम, रूट गैप। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मिनिमम गैप होने वाला है उस गैप को हमने नाम दे दिया है क्या, रूट गैप, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विच आर टू बी वेल्ड। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड, जिन प्लेट्स को हम वेल्ड कर रहे हैं तो उनके बीच का क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनल जैसे मैंने क्या, रीइंफोर्समेंट, जो भी पोर्शन जो है ये जो प्रोजेक्ट आउट रहता है, ठीक है, प्रोजेक्टेड बेस मेटल से यहाँ पे मुझे वेल्डिंग करनी है, इससे जितना भी पोर्शन क्या होगा ऊपर प्रोजेक्टेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट। बाद में हम क्या करते हैं कि जो ये पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन बनता ही बनता है, जब आप वेल्डिंग करते हो तो ये पोर्शन बनता ही बनता है। क्यों, सरफेस टेंशन की, सरफेस, इसमें सरफेस टेंशन भी क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, ठीक है। ये पोर्शन बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे कि आप एक लिक्विड ड्रॉप को किसी सरफेस पे डाल दो तो सरफेस पे डालने के बाद वो कैसा कर्वेचर ले लेता है, कुछ इस तरीके का कर्वेचर ले लेता है ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, रीइंफोर्समेंट वाला पोर्शन। अब जब हम क्या करते हैं कि जब हम मेटल को, यहाँ पे जो ये मेटल होता है जब ये सॉलिडिफिकेशन इसका होता है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे हीट इफेक्टेड जोन की बात नहीं करेंगे, वो चीज़ मैं अलग से बताऊंगा आपको हीट इफेक्टेड जोन के बारे में, ठीक है। तो
जब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम क्या कर देते हैं, इस रीइंफोर्समेंट को क्या कर देते हैं, मशीन ऑफ कर देते हैं। इतना इतना पोर्शन हम काट के, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये वाला पोर्शन इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इसकी मशीनिंग कर देते हैं, ठीक है। और मशीनिंग करने के बाद वहाँ पे सरफेस फिनिशिंग वगैरह करके हम इसको पूरा का पूरा इस लेवल पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ वेल्ड के बारे में, जो हम आर्क वेल्डिंग जो हम पढ़ रहे थे, इस आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। ये आर्क वेल्डिंग सॉरी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग जो थी, ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पे वेल्ड पूल की बात करी, जहाँ पे कि वेल्ड बन रहा है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये हो गया रूट गैप, ये हो गया पेनिट्रेशन, ये हो गया रीइंफोर्समेंट, ये हो गया वेल्ड पूल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा एक इस टाइप का वेल्ड बनता है, इसको आपने बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा वेल्ड है, फिलेट वेल्ड। कौन सा वेल्ड है ये, फिलेट वेल्ड। अच्छा, जो फिलेट होते हैं वो कौन सी लोडिंग में वीक होते हैं, फिलेट्स जो होती हैं वो कौन सी लोडिंग में बीट होती हैं, ये फिलेट्स होती हैं जो ये होता है, आप मशीन डिजाइन में पढ़ोगे, जो फिलेट्स जो होती हैं, जो शेयर में क्या होती हैं, वीक होती है। ये टेंशन झेल जाएंगी लेकिन ये शेयर नहीं झेल पाती, ठीक है। शेयर में क्या होती है, ये वीक होती है। तो इस फिलेट में थोड़ा सा एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है। रूट हो जाता है हमारा ये वाला, रूट हो जाता है हमारा ये वाला पोर्शन, हमारा क्या हो जाता है, रूट। ये हमारा क्या हो जाता है, रूट। इसका नाम हो गया क्या, रूट। इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। और ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को बोलते हैं हम टो, TOE। इसका नाम क्या दे देते हैं हम, टो दे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ अलग टर्म्स यूज करते हैं, तो मैंने वो टर्म्स वहां पे लिख दी हैं। इसके बाद आता है एक और वर्ड आता है क्या, डिपोजिशन रेट। अब डिपोजिशन रेट आपको क्या समझ में आ रहा होगा, डिपोजिशन वर्ड का मतलब भी आपको ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग सब जानते हो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है। और रेट का मतलब भी आप क्या, जब भी हम किसी चीज़, कोई चीज़ कंटिन्यूस हो रही हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका रेट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब माना ये वेल्डिंग आप कर रहे थे, ठीक है। अब वेल्डिंग आपको करनी है, इतनी लेंथ में आपको वेल्डिंग करनी है। ये दो प्लेट्स थी, ये इस टाइप की, ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर में थी। अब आपको क्या करनी है, यहाँ से लेके इस A पॉइंट से लेके आपको इस B पॉइंट तक क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से इलेक्ट्रोड को लेके आप ऐसे वेल्डिंग करते 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 जाते हो। तो जो ये अंदर का जो ये पोर्शन है, अंदर का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में आप क्या कर रहे हो, फिलर को क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे। तो फिलर को डिपॉजिट करने का रेट, वो फिलर जो मटेरियल है वो किस रेट से इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, किस रेट से वो मेल्ट होके इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन रेट, ठीक है। और इसको हम जो डिफाइन करते हैं, वो जो इसको डिफाइन करते हैं हम किस में डिफाइन करते हैं, kg पर आवर में। टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे ना, है कि नहीं। तो ये डिपोजिशन रेट जो होता है, क्योंकि स्लो होता है काफी, इसको हम सेकंड्स में या मिनट्स के हिसाब से नहीं ले सकते, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू काफी कम आएगी फिर, ठीक है। तो एक जो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो आता है इसका, वो डिपोजिशन रेट को हम किस में डिफाइन करते हैं, kg पर आवर में हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब ये तो हो गया, केवल हमने वेल्ड पूल की बात करी, ये बात करी हमने किसकी, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की बात करी। अब मैं स्पेसिफिकली किस पे आ रहा हूँ, आर्क वेल्डिंग पे आ रहा हूँ। यहां से मैं स्पेसिफिकली किस पे आ रहा हूँ, आर्क वेल्डिंग पे। यहां से मैं स्पेसिफिकली किस पे आ रहा हूँ, आर्क वेल्डिंग पे। अब पहले आर्क वेल्डिंग पे हम, आर्क वेल्डिंग हम करते कैसे हैं, देखो। सबसे पहले हमारा जो सेटअप होता है, हमारे सेटअप के पास हमारे पास एक होता है पावर सोर्स, ठीक है। एक हमारे पास पावर सोर्स होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पावर सोर्स हमारे पास होता है, ठीक है। पावर सोर्स के बाद होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के बाद हमारे पास एक वर्कपीस होता है, जिसको हमको क्या करना होता है, वेल्ड करना होता है। अब ये पूरे के पूरे, ये पूरे का पूरा क्या है, एक सर्किट बना हुआ होता है। यहाँ से यहाँ पूरा क्या पूरा बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ होता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो हमारा ये कैथोड हो गया, इसके पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एनोड हो गया, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो नेगेटिवली ये चार्ज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। ये मेरा कैथोड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया। अब जब मैंने क्या करा हुआ, मैंने इसको पूरा का पूरा एक इस तरीके से एक पूरा बैटरी पावर सोर्स लगा के मैंने यहाँ से यहाँ क्या करा हुआ, एक सर्किट को कंप्लीट करा हुआ इस तरीके से। ये मैंने क्या करा हुआ, एक सर्किट इस तरीके से क्या करा हुआ, कंप्लीट करा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड के पास क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोड का मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल लेते हैं इलेक्ट्रोड का, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अबंडेंस में हो, ठीक है। जैसे कि हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, अक्सर हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बनाने के हमारे पास
कुछ पर्पसेस होते हैं जो कि हम कहाँ हम जब टिक वेल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड वहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के पास हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी अबंडेंस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पावर सोर्स से मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये पूरे का पूरा यहाँ पे एक सिस्टम बन गया, क्लोज सर्किट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रोड जो होता है मेरा, इस इलेक्ट्रोड को मैं टच करा देता हूँ किस पे, वर्क पीस पे, जहाँ पे मुझे वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड को क्या करता हूँ, टच करा देता हूँ। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये इस पे टच हो गया, इस सर्किट में क्या करने लग जाता है, एक करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। इस सर्किट में पूरा का पूरा क्या करने लग जाएगा, एक करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि जैसे ही मैंने ये इस पर टच कराया, इलेक्ट्रोड मैंने इस पर टच कराया, इलेक्ट्रोड को टच कराने के बाद हम हल्का सा क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे काफ़ी एग्जेजरेट करके बताया है, काफ़ी डिस्टेंस यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बताई है, इतनी डिस्टेंस नहीं होती है, काफ़ी कम डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इस जैसे ही आप वहाँ पे देखो, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को टच करते हैं किसी मेटल के सरफेस पे, ठीक है, तो तब हम बोलते हैं क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। मतलब सर्किट जो हमारा क्या हो गया, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इलेक्ट्रोड को वहां से हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड और हमारे वर्कपीस के बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इस पोटेंशियल के डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, वर्कपीस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाते हैं इस गैप के थ्रू इस वर्कपीस पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे ये जंप कर जाएंगे इस गैप के थ्रू किस पे, यहाँ से क्या आ जाएंगे, देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कर देंगे, यहाँ पे जंप करेंगे और इधर आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे जंप करेंगे फिर ये क्या करते हैं, एयर के साथ क्या करते हैं, देखो बीच में तो क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है ना। तो एयर का क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के, हाई एनर्जी पार्टिकल्स एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के एयर को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, एयर को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। और इस पूरे के पूरे फिनोमिनन में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आके हमारे किस पे टकराते हैं, वर्कपीस पे टकराते हैं। अब जो यहाँ की जो ये एयर होती है, ये एयर भी क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, मतलब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आके गिरते हैं किस पे, एनोड पे, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले पे। और जो एयर में प्रेजेंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज जाके टकराता है किस पे, हमारे कैथोड पे, हमारे इलेक्ट्रोड पे, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो एयर जो आयनाइज हुई, उस एयर में आयनाइज होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स कहां जाएंगे, नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। और नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रोड पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट अपवर्ड, सारे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट अपवर्ड, और सारे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कहाँ, डाउनवर्ड, ठीक है। सारे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कहाँ, डाउनवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रोड पे जाके टकराएगा तो ये यहाँ पे अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी को लूज करने के बाद ये किस में चेंज कर देता है, थर्मल एनर्जी में चेंज कर देता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आके जब हमारे वर्कपीस पे टकराते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे थे, यहाँ कैथोड के थ्रू, ये पावर सिस्टम जो हमारा पावर सोर्स जो है, पावर सोर्स भी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा था। और तुमने एयर को आयनाइज कर दिया, और एयर को आयनाइज होने के बाद जो एयर के भी जो नेगेटिव चार्ज हैं वो आके टकरा रहे हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारा नेगेटिव चार्ज आके टकराता है, ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम जाके टकराता है, ऊपर का जाने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज जाके टकरा रहा है वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टोटल हीट की कितनी, 2/3 हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। जहां पे भी नेगेटिव चार्ज जाके टकरा रहा है वहां पे टोटल हीट का कितना प्रोड्यूस होता है, टोटल जो हीट जनरेट हो रही है उसका कितना, 2/3 वहां पे जनरेट होता है। और जहां पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वहां पे कितना, 1/3, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे 100 जूल हीट प्रोड्यूस हुई तो 100 जूल हीट में से कितना, 2/3, 100 का 2/3 कहाँ जाके टकराएगा, यहाँ पे लगभग मतलब 67% के आसपास कहाँ आके टकराएगा,
एनोड पे हीट प्रोड्यूस होगी और 1/3 कहाँ जाएगा, ये लगभग इलेक्ट्रोड पे जाएगा, समझे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे है कि आर्क कैसे जनरेट होती है, आर्क जनरेशन में क्या कंसेप्ट होता है और हीट जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जो जितनी लेंथ में ये सब काम हो रहा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो ये लेंथ होती है, इस जिस लेंथ में ये आर्क प्रोड्यूस हो रही होती है, इस लेंथ को बोलते हैं हम क्या, आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम, आर्क लेंथ। अब ये आर्क लेंथ का बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आर्क लेंथ जितनी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी, जितनी ये आर्क लेंथ होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होगा वो इस आर्क लेंथ का क्या होता है, फंक्शन होता है। वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वो आर्क लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब हम क्या करते हैं, आर्क लेंथ को घटा बढ़ा के, ठीक है, या फिर हमें क्या करना पड़ता है कि देखो, अब माना ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था। देखो इलेक्ट्रोड पे दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि जिस इलेक्ट्रोड ने कंज्यूम हो जाना है, जो इलेक्ट्रोड हमारा क्या कर जाएगा, जो इलेक्ट्रोड हमारे फिलर का काम भी करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो के क्या करेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। एक तो हो गया हमारा क्या, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एक होता है नॉन कंज्यूमेबल, उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट नहीं होगा, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जैसा था वो वैसा ही रहेगा, हम एक्स्ट्रा कोई फिलर मटेरियल आके बाहर से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो जाके क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। तो अगर ये नॉन कंज्यूमेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो जो आर्क लेंथ है ये मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब ये कंज्यूमेबल होता है तो ये क्या कर रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मेल्ट होके यहाँ गिर रहा है। तो मेल्ट होके लगातार गिरता रहेगा तो इसका साइज छोटा होता रहेगा ना, इसका साइज छोटा होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये कांस्टेंट आर्क लेंथ मेंटेन करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को भी क्या करना पड़ता है, डाउनवर्ड मूवमेंट देना पड़ता है। इसको भी हमने क्या करना पड़ता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट देना पड़ता है। समझ में आई बात। तो जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, इस वेल्डिंग में हमारे दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक तो जो मूवमेंट होता है हमारा किसका होता है, एक मूवमेंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा किसका, इलेक्ट्रोड का, है कि नहीं, ये किसका होता है, इलेक्ट्रोड का। और दूसरा मूवमेंट होता है हमारा कि देखो माना मुझे क्या करना है, ये मेरा इलेक्ट्रोड था, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, ये मेरा जो मार्कर हाथ में ले रखा है ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब मुझे यहां से ये इतनी लेंथ में क्या करना है, एल लेंथ में मुझे क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, ठीक है। और मेरा ये इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, ये कंज्यूमेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर वेल्डिंग करते करते आ रहा हूँ, इधर वेल्डिंग करते हुए आ रहा हूँ, इधर वेल्डिंग करते हुए आ रहा हूँ। तो ये एक मूवमेंट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर वेल्डिंग स्पीड। ये वाला जो मूवमेंट होता है, मतलब लेंथ के अलोंग, जिस लेंथ के अलोंग आपको वेल्डिंग करनी है, उस लेंथ के अलोंग जो वेल्डिंग करने की आपकी स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेल्डिंग स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीनियर वेल्डिंग स्पीड। और जिस स्पीड से ये आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट हो के गिर रहा है, मेल्ट हो रहा है इलेक्ट्रोड, देखो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो आपको कांस्टेंट आर्क लेंथ मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड को एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी देना पड़ेगा ना। अगर मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, अब ये क्या कर रहा है, मेल्ट होकर नीचे गिर रहा है, तो ये आर्क लेंथ जो है इनके बीच की बढ़ रही है ना। अगर ये इतना मेल्ट होकर गिर जाएगा तो जो आर्क लेंथ इनके बिटवीन में होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी ना। अब आर्क लेंथ बढ़ेगी तो फिर हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा, हमारी करंट चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, वो भी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। तो प्रॉपर हमारी जो है वो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी देते रहना पड़ेगा, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट भी देते रहना पड़ेगा। अब जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फीड रेट। इलेक्ट्रोड फीड रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीडिंग कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड को खा रहा है उसको हम फीड करा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड फीड रेट। तो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से मूवमेंट आपको बताया मैंने, एक तो लीनियर वेल्डिंग स्पीड, क्या बताया, लीनियर वेल्डिंग स्पीड बताई, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, फीड रेट, ठीक है, फीड रेट। तो पहला एंड ये दूसरा। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे दो टाइप के मूवमेंट हो गए, ठीक है। अब जहाँ पे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब जिसको कंज्यूम नहीं होना है, तो वहां पे ये फीडिंग वाला सिस्टम किसका होगा, ये फिर आप फिलर को फीड कराओगे। और फिलर को फीड कराने में हमें कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड में इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रोड के वो जो गैप है,
जो ये वाला आर्क लेंथ वाला जो गैप है, ये गैप अगर चेंज होता है तो हमारे ये जो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और फिलर मटेरियल को यूज कर रहे हो तो उसका तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप वेल्ड के हिसाब से आप क्या करोगे, फीडिंग कराते रहोगे, ठीक है, उसमें उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्क लेंथ चेंज होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और उससे हमारे क्या हो जाते हैं, फिर अब पूरा का पूरा जो वेल्डिंग जो हम कर रहे हैं उसका पूरा 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 सीन ही चेंज हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये दो हमारी क्या है यहाँ पे, दो वेलोसिटीज हैं। फीड भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना, फीड रेट क्या है, फीड का रेट, ये भी क्या है, ये दो टाइप की हमारी यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटीज होती है, ठीक है। अब हम जो होते हैं, हमारे पास जो करंट होती है, करंट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो अल्टरनेटिव करंट होती है, एक क्या होती है, डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, हम डीसी का यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है कि पोलैरिटी चेंज नहीं होती, एक बार जिसको आपने पॉजिटिव बना दिया, जिसको आपने नेगेटिव बना दिया, एक बार जिसको आपने कैथोड बना दिया, एनोड बना दिया, तो वो फिर क्या रहेंगे, कैथोड और एनोड ही रहेंगे पूरे ड्यूरेशन में। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, ये पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, अभी हाफ टाइम के लिए ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ डीसी आर्क वेल्डिंग, मतलब डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब इस डीसी आर्क वेल्डिंग में भी हमारे पास दो टाइप की क्या है, दो टाइप के हम पोलैरिटी यूज करते हैं। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट पोलैरिटी, क्या लिखा हुआ, स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी वाले को हम ये भी बोलते हैं DCSP, हम इसका नाम ये भी देते हैं DCSP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है, DCSP। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा वर्कपीस होता है उसको हम क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। रिवर्स पोलैरिटी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, DCRP, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम देते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा वर्कपीस होता है उसको हम देते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ इस चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं, मेरा वर्कपीस कौन सा है, मैं वेल्डिंग किसकी कर रहा हूँ, ये सब चीजें कहाँ पे रिवर्स लेनी है, कहाँ पे स्ट्रेट लेनी है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। और जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो कुछ प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि हम रिवर्स का यूज करते हैं, कुछ में हम स्ट्रेट का यूज करते हैं। अभी हमें जानना है केवल कि स्ट्रेट और रिवर्स होता क्या है। तो मैंने बोला अगर आप इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव चार्ज दे दो, वर्कपीस को आप पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दे दो और वर्कपीस को नेगेटिव चार्ज दो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। अब इन दोनों की मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो। अब मैंने क्या बोला, जहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, जिस पे भी हमारा जो भी ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक क्या है, वर्कपीस है, इन दोनों में से जिस पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहां पे क्या होने वाली है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है। 2/3 हीट यहाँ जनरेट होगी और 1/3 हीट यहाँ जनरेट होगी। मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में 2/3 हीट यहाँ जनरेट होगी इलेक्ट्रोड पे, 1/3 हीट कहाँ जनरेट होगी, वर्कपीस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, यहाँ पे वर्कपीस पे हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इनके मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि ये हम कब यूज करेंगे। अच्छा, जब हमारे वर्कपीस की थिकनेस बहुत ज्यादा हो, जब हमारा वर्कपीस जो है ना वो काफी मोटा वर्कपीस, थिकनेस उसकी काफी ज्यादा हो, मतलब थिकनेस ज्यादा होने के मतलब क्या, हमें वहां पे मेल्टिंग ज्यादा करानी है। तो मेल्टिंग अगर मुझे ज्यादा करानी है तो डेफिनेटली मैं किसका यूज करूंगा, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का, ठीक है। अगर थिकनेस बहुत कम थिकनेस है, अगर थिकनेस बहुत कम है तो मैं वहां पे स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज क्यों करूं, भाई बहुत कम थिकनेस है वहां पे, मैंने एकदम से वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई और वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा मामला, है कि नहीं। जितना मुझे थिकनेस और जितना मुझे लेंथ तक मुझे मेल्ट कराना था, ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से वो क्या हो गया, ज्यादा वहां पे क्या हो गया, ज्यादा एरिया क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया, या ज्यादा हीट अफेक्टेड जोन बन गया बड़ा वाला, ठीक है। तो थिकनेस जब ज्यादा हो, मतलब ये कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं कि यार यहाँ पे मुझे किस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी चूज करूं कि मैं स्ट्रेट पोलैरिटी रखूं या फिर रिवर्स पोलैरिटी रखूं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, मैंने बोला अगर थिकनेस क्या है, थिकनेस अगर ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये, अगर मेरा जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है,
अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को मैं पहले से भी लिखते आया हूं, मैं क्या लिखता हूं उसको टीएम, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का ज्यादा है, तो मैं किसका यूज करूंगा फिर यहाँ पे यूज करूंगा मैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का, क्योंकि जो मेरा वर्क पीस है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस करानी है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो मुझे वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करानी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर फटाफट से इतना पहुंच जाए, तो फिर मैं किसका यूज करता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी का, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी का। अगला है डिपोजिशन रेट। अब अगर मुझे डिपोजिशन रेट के हिसाब से चीजें रखनी है, मुझे डिपोजिशन रेट माना मुझे ज्यादा रखना है, सोचो अगर डिपोजिशन रेट ज्यादा रखना है तो डिपोजिशन रेट किसका होता है, क्या वर्कपीस का होता है, जो हम वर्कपीस करा रहे होते हैं, डिपोजिशन रेट किसका होता है, डिपोजिशन रेट होता है किसका, हमारा इलेक्ट्रोड का, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का, है कि नहीं। तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो मुझे डिपोजिशन रेट अगर हाई रखना है, तो डिपोजिशन रेट कौन से केस में हाई होगा, स्ट्रेट में कि रिवर्स में, तो डेफिनेटली किस में होगा, रिवर्स वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि रिवर्स वाले में इलेक्ट्रोड पे जो हीट है वो ज्यादा जनरेट हो रही है, तो मेरा वो ज्यादा फास्ट मेल्ट करेगा, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन रेट होगा, स्ट्रेट वाले में जो डिपोजिशन रेट होगा, डिपोजिशन रेट मैं लिख रहा हूं, वो क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे, कम होने वाला है कि नहीं, डिपोजिशन रेट जो होने वाला है वो यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे बताई कि जो ये देखो मैंने टीडी लिखा था, थिकनेस डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितना डेप्थ तक ये चीज पेनिट्रेट करने वाली है, कितना डेप्थ तक ये पेनिट्रेट करने वाला है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस में ज्यादा होगा, रिवर्स वाले में ज्यादा होगा या स्ट्रेट वाले में ज्यादा होगा। देखो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे वर्क पीस को कितनी हीट मिल रही है, अगर यहाँ ज्यादा हीट मिल रही है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा, अगर यहाँ कम हीट मिल रही है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यहाँ कम होगा। तो जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो कहाँ ज्यादा होने वाला है हमारा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में इसको डी से लिख रहा हूँ, डेप्थ ऑफ डीपी से लिख रहा हूँ, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, ज्यादा, ठीक है। और इसके जो उल्टे हैं वो कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस किसकी, जिसको मैं वर्कपीस को वेल्ड कर रहा हूँ, थिकनेस यहाँ पे वर्कपीस की कम, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी लो, डिपोजिशन रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई, और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो गए जिनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि यार रिवर्स कहाँ पे यूज करेंगे, स्ट्रेट कहाँ पे यूज करेंगे। एक और क्राइटेरिया होता है वो हम तब देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा एक कंसेप्ट भी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो वो हम कब देखेंगे, जब मैं यहाँ पे हम टिक वेल्डिंग की बात कर रहे हो, या फिर जब हम आगे वेल्डिंग में वो उस चीज को वेल्डिंग में आपको लेके आऊंगा, ठीक है, वो चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग टेक्निक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, कुछ वेल्डिंग टेक्निक्स हैं। हमारे पास 3 वेल्डिंग टेक्निक्स होती है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। अब हमारे पास 2 टाइप के मोशन थे, एक मोशन तो हमारे पास कौन सा था, लीनियर वेल्डिंग स्पीड वाला मोशन था, और एक फीड रेट वाला मोशन था। अगर ये दोनों के दोनों मोशन जो हैं वो हम मैनुअली कर रहे हैं, हाथ से मैनुअली करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक। अगर इन दोनों में से एक को हम ऑटोमेटिक करा रहे हैं, मशीन हम सिस्टम बना रखा है उसके हिसाब से हो रहा है वो, और दूसरे को हम खुद से मैनुअली कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग टेक्निक। और जो फीड वाला मैकेनिज्म है और जो ये स्पीड वाला मैकेनिज्म है, अगर ये दोनों के दोनों हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन की हेल्प से करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है। तो दो में से अगर एक, दोनों में से कोई भी आप ऑटोमेटिक नहीं करा रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक, एक को करा रहे हो तो सेमी ऑटोमेटिक, और दोनों मोशन अगर किससे हो रहे हैं, मशीन की हेल्प से हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, इसी टॉपिक में हम अपना आगे बढ़ते हैं थोड़ा और।